नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस का। राजभवन में मनाया गया 75वां संविधान दिवस। राज्यपाल ने संविधान की उद्देशिका का किया पठन। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब को किया याद। डोईवाला में संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े मजदूर किसानों का प्रदर्शन। एमएसपी गारंटी की मांग और गन्ना मूल्य घोषित करने को लेकर पीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन। हल्द्वानी कमिश्नर दीपक रावत ने ली अधिकारियों की बैठक। सरकार द्वारा विशेष परमिशन से खरीदी गई जमीनों की जांच शुरू। मीटिंग में उल्लंघन के रखे गए मामले। उत्तराखंड के विकास नगर में बिजली के प्रीपेड मीटरों का विरोध। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अधिशासी अभियंता का किया घेराव, सौंपा ज्ञापन। सरकार जनता का कर रही शोषण। उत्तराखंड में फिलहाल बारिश के आसार कम। 8 से 10 दिन तक प्रदेश में नहीं होगी बरसात। तापमान में दर्ज की जाएगी गिरावट। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज राजभवन में संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान में निहित कर्तव्यों और दायित्वों की शपथ दिलाई। इस मौके पर राज्यपाल ने संविधान की उद्देशिका का पठन किया। आपको बता दें कि आज ही के दिन 1949 में भारत के लोगों ने भारत के संविधान को आत्मार्पित किया था। आज भारत के संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारा संविधान भारत की विविधता, एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है। यह हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों पर चलने की प्रेरणा देता है। आइए इस संविधान दिवस पर हम सभी एकजुट होकर यह संकल्प लें कि हम अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हुए भारत को और अधिक सशक्त और समृद्ध बनाएंगे। जय हिंद। संविधान दिवस के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प गुच्छ अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए याद किया। आज देश के लिए बड़ा पूर्ण गौरव का दिवस है और संविधान उसके बाद भीमराव अंबेडकर ने जिसकी बुनियाद रखी, जो विचारधारा दुनिया के देशों में अध्ययन करने के बाद संविधान बनाया था। पहले संविधान निर्माताओं का नमन करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि इस दुनिया का लोकतंत्र देशों का सबसे बड़ा संविधान भारत में बना और उसके लिए बाबा साहब और साथियों ने जो देश विदेशों में अनेक देशों में यात्रा करके विचार विमर्श किया और जो सबसे सर्वोत्तम लोकतांत्रिक प्रणाली, प्रजातांत्रिक प्रणाली हो सकती है संविधान में समाहित की। लोगों ने इसका अध्ययन किया, जिन्होंने पढ़ा, विद्वान ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया, दुनिया में अप्रिशिएट किया कि लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद 3 बुनियादी ढांचे इसमें हैं। देश भर में आज 75वां भारतीय संविधान दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। देहरादून के भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भी संविधान दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि जो संविधान दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है, उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में की थी और संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय जनता पार्टी में जो सम्मान दिया है, वो किसी भी सरकार के कार्यकाल में नहीं मिला। आज
जो संविधान दिवस हम मना रहे हैं, इसकी शुरुआत 26 नवंबर 2015 से की, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, और 1949 में पहली बार इस संविधान को अपनाया। आज देश इस संविधान से चलता है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा संविधान के दायरे में रहकर काम करती है, संविधान का रक्षक बनकर काम करती है। 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था और आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व के संविधानों का अध्ययन करने के बाद सबसे बेहतर संविधान है तो भारत का है। राजकीय इंटर कॉलेज चारूबेटा में भारतीय संविधान दिवस के मौके पर स्कूल प्रांगण में अर्धवार्षिक अंक पत्र का वितरण किया गया। साथ ही बच्चों को संविधान दिवस पर जानकारियां दी गई। इस अवसर पर स्कूल में आए हुए सभी अभिभावकों का स्वागत किया गया। प्रबंधक रामनारायण वर्मा ने अच्छे अंक लाने वाले बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें सम्मानित किया। देश में आ रहे लगातार भूकंपों को देखते हुए केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में राष्ट्रीय भूकंप इंजीनियरिंग परीक्षण सुविधा की स्थापना की गई, जो भारत में अपनी तरह की एक अनूठी और अत्याधुनिक पहल है। सीबीआरआई रुड़की द्वारा ऐसी तकनीक प्रयोग में लाई गई है जिससे भूकंप आने पर मकान पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। राष्ट्रीय भूकंप इंजीनियरिंग परीक्षण सुविधा और 3D प्रिंटेड कंक्रीट बिल्डिंग सुविधा प्रयोगशाला का विधिवत रूप से शुभारंभ आवास एवं शहरी मंत्रालय भारत सरकार के सचिव श्रीनिवास कटिकिथला ने किया। उन्होंने कहा कि यह प्रयोगशाला भूकंपीय परीक्षण में सहायक होगी। नेशनल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CISR की जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है, ये बिल्डिंग क्षेत्र के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से अलग अलग प्रयोग करते हुए, अलग अलग टेक्नोलॉजीज का विकास करते हुए ये एक ऐसी केंद्र बिंदु बन चुकी है जहाँ पर एक टेक्नोलॉजी की स्टैंडर्डाइजेशन हो रही है। और यहाँ पर इस तरह के जो फैसिलिटीज़ खड़े हुए हैं और लेटेस्ट जो है अर्थक्वेक असेसमेंट के लिए जो बनी है, इससे आने वाले दिनों में इस सारा अर्बन सेक्टर ही नहीं, रूरल एरिया में भी जहाँ जहाँ बिल्डिंग्स बनती है, इसमें बहुत ही उपयोगी साबित होगी। डोईवाला के निजी होटल में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसमें भाजपा के संगठन प्रभारी गौतम सिंह रावत ने शिरकत की और आगामी नगर निकाय चुनाव और भाजपा के संगठनात्मक चुनाव को लेकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि बूथ समिति के गठन को लेकर बैठक की गई। समिति का गठन समय पर हो सके, इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए हैं। बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं में नगर निकाय चुनाव को लेकर उत्सुकता दिखी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि नए कार्यकर्ताओं का संगठन में स्वागत है, लेकिन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। बैठक में कार्यकर्ताओं ने नगर निकाय चुनाव में सभासद पद की अपनी दावेदारी को लेकर मंडल अध्यक्ष को अपने फॉर्म भी सौंपे। आज संगठन की बैठक हमारी जो इस मंडल में बूथ समितियां चल रही हैं, तो बूथ समिति को गठन के लेके उसमें अधिक तत्परता दिखाते हुए इसको जल्दी से पूरा करें ताकि आगे समय से यह काम हो सके, बूथ समिति का गठन हो सके। तो इसमें अंतिम रूप दिया है बूथ समिति को। सरकार की तरफ से क्या रणनीति है ये अभी हमारे पास जानकारी नहीं है। हमारा प्रदेश संगठन 30 तारीख तक एक बैठक होनी है प्रदेश की, उसमें सभी संगठन के चुनाव और निकाय चुनाव या शायद उसमें सभी इस प्रकार के आएंगे, तो तभी पूरा प्रारूप हमें मिल पाएगा। इसमें संगठन के विषय में चर्चा हुई, बूथ समिति के विषय में चर्चा हुई और जो मुख्य जो चुनाव आ रहे हैं इस समय नगर निकाय के, नगर पालिका के, उस विषय में चर्चा हुई है। और हमने कहा है कि जो सक्रिय कार्यकर्ता, जो संगठन के सक्रिय लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, उनका सम्मान हो और जो नए लोग आए हैं उनका स्वागत है। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के कालाकोट में 29 ग्राम सभाओं के सहयोग से 120 साल के बाद 22 दिनी भूमिया देवता का जागर लगाया गया है। आयोजन समिति अध्यक्ष उमेश कालाकोटी के दिशा निर्देश पर जागर का सफल आयोजन चल रहा है। जागर के 9वें दिन दूर दूर के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में भक्त कालाकोट पहुंच गए हैं।
मंगलौर में कूड़ा डालने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद के बाद एक पक्ष ने दूध की डेयरी में इस्तेमाल होने वाला ज्वलनशील एसिड महिला पर फेंक दिया। इससे दो महिलाएं झुलस गईं। इन्हें परिजन ने सीएचसी अस्पताल में भर्ती करवाया। केमिकल एसिड के छींटे लगने से महिला के पैर झुलस गए। एसिड अटैक की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने 2 आरोपितों को मौके से हिरासत में ले लिया। बच्ची हमारी लड़की सफाई कर रही थी सड़क पे, तो उसकी घरवाली गाली देती हुई कि यहाँ पे सड़क पर सफाई ना करो। सफाई उनके भी सामने हो रही, हमारे भी। तो जो कूड़ा सड़क का था उसको एक तरफ कर दिया उसने, तो ये जा रही इसको उठाओ। उसने कहा सुबह जमादार आ जाएगा वो उठा लेगा, बाहर का कूड़ा था। तो उस पर इन्होंने पूरा मारपीट करी उस लड़की के साथ। कोई हमारे घर में मर्द नहीं था और हमारे घर में तेजाब की बोतलें पड़ी है, आज भी मौजूद है। और उस लड़की के ऊपर यूसुफ ने, अनस ने और आरिफ ने और इसकी घरवाली ने तेजाब लाई है एकदम, और ऐसे फेंक के मारा उसके ऊपर। उसके दुपट्टे में लग गया वो तेजाब और उसके पैरों पे गिर गया, नहीं तो उसका चेहरा फूट गया था। मोहल्ला खटेड़ा में एक घटनाक्रम हुआ जिसमें दो पक्षों की आपस में जो झगड़ा हुआ, सब कूड़े को डालने को लेकर एक झगड़ा प्रकाश में आया, जिसमें जो दूसरा पक्ष है उसकी कोई डायरी है, डायरी पे रख के किसी केमिकल को उन्होंने फेंका उनकी तरफ, जो जमीन पे गिर के शायद छींटे कुछ लोगों को आए हैं। अभी मौके पर इंस्पेक्टर साहब और बाकी हमारी टीम है। अभी जो भी जिन लोगों ने भी ऐसा कृत्य किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरी घटनाक्रम की जानकारी भी की जा रही है। नैनीताल के भीमताल नुकुचिया ताल में जंगली जानवर के हमले में लीला देवी की मौत हो गई। आपको बता दें कि नुकुचिया ताल शिलोटी में रहने वाली 2 महिलाएं लीला देवी और दीपा देवी अपने गाय को चारा लेने के लिए नजदीकी जंगल में गई, लेकिन जैसे ही वो घास काटने लगी, जंगली जानवर ने लीला देवी पर हमला कर दिया। साथ में गई महिला ने शोर मचाया तो जंगली जानवर महिलाओं को एक झाड़ी की तरफ ले गया। यहां पर उसने महिला के शरीर पर हमला किया। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। फिलहाल इस क्षेत्र में दहशत का माहौल है। इधर भीमताल पुलिस के साथ वन विभाग की टीम और भीमताल के विधायक भी मौके पर पहुंचे। मैंने कहा दीदी क्या हुआ, मैं वहाँ को जा ही रही थी, उनकी छेड़ी में आवाज आ गई। मैंने कहा कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं फिर घर को दौड़ के आ गई। हल्ला करते करते हम 2 जने गए। मैंने कहा दीदी चलो घर को, उन्होंने कहा एक बोला और बनाती हूँ। मैंने कहा बनाओ। फिर पंथ की रहने वाली लीला देवी जी रोज की तरह जंगल घास काटने गई थी और वहाँ पर एक जंगली जानवर, बाघ हो या जो भी जानवर है, उसने हमला किया। तो लगातार आनंद फानन में हम लोग यहाँ पर पहुँचे। फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों को हमने बुलाने का काम किया, सभी पुलिस के अधिकारियों को भी बुलाने का काम किया। तो अभी बॉडी मिल चुकी है और मैं लीला देवी जी की आत्मा की शांति की कामना करता हूँ। और यहाँ पर मैं अपने वन विभाग के कर्मचारी अधिकारियों को भी और अपने गाँव के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन लोगों ने बॉडी को ढूंढवाने में काफ़ी सहयोग किया है। और मैंने वन विभाग के डेपो को और रेंजर सबको कहा है कि जब तक ये आदमखोर बाघ या जो भी जानवर है पकड़ा नहीं जाता है, तब तक हम लोग मुस्तैद रहें। और अपने गांव के लोगों से मैंने आग्रह किया है कि जब तक ये पकड़ा नहीं जाता है तब तक जंगल की तरफ घास काटने, लकड़ी तोड़ने के लिए या दूसरे काम के लिए न जाएं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हरिद्वार से खबर है, यहाँ के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र की टिहरी विस्थापित कॉलोनी में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और सास की हत्या कर खुद को गोली मार ली। पुलिस को सूचना मिली कि गली नंबर 8 के एक घर में गोलियां चली हैं। दरवाजा अंदर से बंद है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो 3 शव खून से लथपथ मिले। पास में ही पिस्तौल, कारतूस के खोखे और बेसबॉल बैट मिला। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत इकट्ठा किए हैं और प्रारंभिक जांच में पारिवारिक झगड़े के बाद हत्या और आत्महत्या की बात सामने आई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक व्यक्ति ने पहले पत्नी पर बेसबॉल बैट से हमला किया, फिर सास को गोली मारी और अंत में खुद को भी गोली मार दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
थाना क्षेत्र में टिहरी विस्थापित कॉलोनी में एक बंद बड़े मकान में आज शाम के समय जो उनके किराएदारों द्वारा ये जब सूचना आई थी कि नीचे दरवाज़ा बंद करके उनको फायर की आवाज़ सुनाई दी है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और यहाँ पर जब दरवाज़ा तोड़ने के बाद पुलिस अंदर आई तो यहाँ पर 3 लोग मृत पाए गए थे, जिसमें जो एक मृतक है राजीव अरोड़ा जिसकी उम्र करीब 60 साल है, उसके साथ ही उसकी वाइफ सुनीता अरोड़ा और उनकी जो सास हैं, ये तीनों लोग मृतक हैं। यहाँ पर जो प्रथम दृष्टया हमें ऐसा प्रतीत होता है कि गोली मारने के बाद और एक बेसबॉल बल्ले को यूज़ करने के बाद ये इन्होंने यहाँ पर आत्महत्या करी है। प्रथम दृष्टया जो है जो मृतक है राजीव अरोड़ा द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा पहले इनकी हत्या की गई, फिर खुद को गोली मारी गई है। आगे हालांकि जांच अभी चल रही है। ये एक यहाँ पे टेनेंट रहते हैं, टेनेंट के द्वारा सूचना दी गई कि जो नीचे इनके मकान मालिक का रूम है वो खुल नहीं रहा है। इस सूचना पे जब पुलिस यहाँ पे आई और दरवाज़ा को खोला गया तो उसमें 3 डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, 2 महिला थे और 1 पुरुष। जो प्रथम दृष्टया जांच की गई तो उसमें संभवतः ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति द्वारा 2 महिलाओं का मर्डर करने के बाद स्वयं को पिस्टल से गोली मार के सुसाइड किया गया है। अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाया। जब इनके रिलेटिव पिथौरागढ़ में चल रही टेरिटोरियल आर्मी भर्ती रैली से युवाओं को लेकर टनकपुर जा रही रोडवेज की एक बस टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बंतोली के पास दगा दे गई। बस खराब होने से राष्ट्रीय राजमार्ग में करीब 2 घंटे तक 40 से ज्यादा युवा फंसे रहे। बाद में दूसरी बस से युवाओं को टनकपुर भेजा गया। पिथौरागढ़ डिपो की पिथौरागढ़ से टनकपुर जा रही बस में 25 नवंबर की रात बंतोली के पास तकनीकी खामी आ गई थी। यात्रियों ने आरोप लगाया कि बस के स्टाफ ने मदद करने के बजाय अभद्रता की। उत्तराखंड में फिलहाल बारिश के आसार कम नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 8 से 10 दिन तक प्रदेश में बारिश नहीं होगी और मौसम शुष्क बना रहेगा। इससे पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के भी आसार कम नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि बारिश न होने की वजह से प्रदेश में तापमान सामान्य बना हुआ है। उन्हें बताया कि दिसंबर के पहले सप्ताह में बादल छाने के आसार हैं, जिससे तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की जाएगी। विज्ञान के क्षेत्र में रोजाना नए शोध होते हैं, जिन्हें एक प्लेटफॉर्म देने के लिए उत्तराखंड में हर साल एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जो इस साल देहरादून के दून विश्वविद्यालय में 28 नवंबर से 30 नवंबर तक यूकास्ट द्वारा आयोजित किया जाएगा। देहरादून में होने वाले इस 19वें उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन में देश के जाने माने शोधकर्ता और राज्य के युवा छात्र हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में राज्यपाल और मुख्यमंत्री सिलक्यारा हादसे के 1 साल पूरे होने पर पूरे घटनाक्रम पर लिखी गई एक पुस्तक का भी विमोचन करेंगे। इस कार्यक्रम में जल संचय और संवर्धन, हिमालय क्षेत्र में आने वाली बाढ़, भारतीय ज्ञान और संस्कृति के साथ डिफेंस जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर शोधकर्ता चर्चा करेंगे। यूकास का कहना है कि इस सम्मेलन के जरिए युवा साइंस के क्षेत्र में किए जाने वाले अभूतपूर्व शोध पर शोधकर्ताओं से चर्चा कर सकेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जहां आज देश भर के किसान तहसील और जिला मुख्यालयों से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं, तो वहीं डोईवाला में संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े मजदूर किसानों ने एमएसपी गारंटी की मांग के साथ ही गन्ना मूल्य घोषित करने और आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा की मांग को लेकर डोईवाला तहसील में प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। वो ये था कि किसानों की जो फसलों की उचित दाम नहीं दिए जाते, इसके लिए सरकार ने एक कमीशन मुकर्रर किया था। उसकी सिफारिशों के मुताबिक जो कुछ भी हुआ, लेकिन सरकार उससे मानी नहीं, तो इसके लिए इस किसानों को आंदोलन करना पड़ा। आंदोलन के बाद उन्होंने हमारे साथ वादा किया कि आप इसको वापस ले लीजिए, हमने कमेटी बना दी और जल्द ही आपकी फसलों के लिए हम जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो लागू कर देंगे। लेकिन उस कमेटी ने आज तक कोई रिपोर्ट नहीं दी और सरकार ने कुछ भी किसानों के हित के लिए नहीं किया, बल्कि लगातार किसानों के ऊपर और ज़्यादा से ज़्यादा बोझ बढ़ रहा है।
जो भी हमारी उपज है उसकी कीमतें कम हैं और बाज़ार के अंदर आप सब जानते हैं रोज़ाना महंगाई बढ़ रही है, लेकिन हमारी जो है बहुत फसलों की कीमत मुनासिब नहीं है। कुछ कर रहे हैं क्या है इसमें? संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली का आह्वान था। आज के जो हमारी 26 तारीख को था, जब संयुक्त किसान मोर्चा बना था, वहाँ पर नाके लगाए गए थे। हम ये चेतावनी देते हैं इस तानाशाही सरकार को कि बार बार इन किसानों की परीक्षा ना ले। बहुत समय हो चुका है, हमारे 750 किसानों की शहादत हो चुकी है। अब इसे किसान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। पेराई सत्र 2024-25 भी शुरू हो गया है और ये दुर्भाग्य है इस देश का किसानों का कि कभी भी पेमेंट डिक्लेयर, रेट डिक्लेयर कभी नहीं होता है और किसान के गन्ने की फसल की लुटाई शुरू कर दी जाती है। आज हमारी पर्चियों पर 0 का रेट आ रहा है। क्या किसान जो रात दिन मेहनत करता है, मौत के मुंह में रहता है, क्या उसकी फसल का रेट डिक्लेयर नहीं होना चाहिए? और फिर भी किसान एमएसपी मांग रहा है। एक माचिस भी बनाई जाती है तो उस पर एमआरपी रेट आता है, किसान तो एमएसपी मांग रहा है, फिर भी नहीं दे पा रही है एक सरकार। हाँ, मेरे को संयुक्त किसान मोर्चा डोईवाला वालों ने एक ज्ञापन दिया है जिसमें गन्ना का समर्थन मूल्य और अन्य कुछ मांगे हैं। प्रधानमंत्री को संबोधित है, तो आपका जो ज्ञापन है वो जो हमारी नियत प्रक्रिया है शासन के माध्यम से संबंधित पक्ष तक पहुँचा दिया जाएगा और इस बात को पूरा रखा जाएगा। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन उत्तराखंड में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।